अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान के माया नाज इकनॉमिक रिपोर्टर, कॉरेस्पॉन्डेंट और एनालिस्ट रिसर्चर महताब हैदर साहब है। और मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई दूसरा इनके काम में कम्पीट कर सकता है। महताब हैदर बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा मुकालमा करते हैं और आज हम इनसे यही मुकालमा नेशनल टैरिफ पॉलिसी के हवाले से करने की कोशिश करेंगे। महताब, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू तो वेरी मच। कुछ अपने बारे में बताइए, क्या किया, कहाँ से कहाँ तक सफ़र और कैसे यहाँ तक पहुँचे। मैम थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा, मैं आपके साथ डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। शुक्रिया। और आप बड़ी ही काबिल एहतराम है मेरे लिए और मैंने काफ़ी सीखा है आपसे, डॉक्टर परवेज़ ताहिर डॉक्टर से। साहब, तो बुनियादी तौर पे मैंने मास्टर्स किया है जर्नलिज्म में पिछली सदी में। पिछली सदी ही थी, चूँकि मेरा सेशन था 95-97 पेशावर में, तो पेशावर से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया। मेरा वैसे इरादा नहीं था जर्नलिस्ट बनने का जब मैं कर रहा था, लेकिन कुछ वाक़यात ज़िंदगी में ऐसे हुए कि फिर मैंने तय कर लिया था कि वैसे मैं गया था और मैंने सिर्फ एक डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था और वो जर्नलिज्म था। क्योंकि मुझे क्लैरिटी ये थी, लेकिन मेरे जहन में ये कभी नहीं था कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा भी। मैंने क्या था, जर्नलिज्म में ही मास्टर्स करना है। उसी अरसे के दौरान कुछ ज़िंदगी की चीज़ें ऐसी हुई कि वहाँ पे मैंने तय कर लिया था कि जर्नलिज्म करनी भी आगे और कुछ नहीं करना। उसके बाद फिर 26 अक्टूबर 1997 को मैं इस्लामाबाद में मैंने पहली मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा आज तक, और एक दिन भी कभी फारिग नहीं रहा। कुछ दिनों में रिज़ाइन भी किए, लेकिन जॉब चलती रही। और आखिर में अभी दी न्यूज़ में मैं 2007 में मैंने दी न्यूज़ ज्वाइन किया। उससे पहले नेशन में था। लेकिन जर्नलिज्म से मीशत के बारे में जर्नलिज्म ये कैसे हुआ? ये हादसाती तौर पे था। हादसाती तौर पे इस वजह से कि ग्रेजुएशन तक मैंने इकनॉमिक्स पढ़ी हुई थी और जर्नलिज्म जब मैं कर रहा था तो मुझे 2-3 चीज़ें बड़ी अजीब व गरीब महसूस होती थी। मसलन हमें वहाँ पे लिटरेचर पढ़ाते थे, तो मैं सोचता था ये लिटरेचर क्यों पढ़ाते हैं। अच्छा, अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे समझ आती है कि नहीं, लिटरेचर पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा, हमें वहाँ पे इकनॉमिक्स भी पढ़ाई उन्होंने। ठीक। हमारे कुछ सब्जेक्ट्स का उस ज़माने में, आज जो जर्नलिज्म और मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके कोर्सेज शायद काफ़ी डिफरेंट हो गए, लेकिन हमें वहाँ पे एक तो लिटरेचर पढ़ाते थे। ठीक। फर्स्ट ईयर जो था हमारा उसमें लिटरेचर पढ़ाते थे, और सेकंड ईयर में हमारी एक क्लास थी जो इकनॉमिक्स की क्लास थी। और वहाँ पे जो मुझे याद है कि पेशावर यूनिवर्सिटी के इकनॉमिक्स के डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर थे, नाम मैं उनका भूल गया हूँ, वो आते थे और एक पूरा इकनॉमिक्स के ऊपर कोर्स करवाया था उन्होंने हमें। अच्छा। तो वो करके जब मैं यहाँ आया तो मैं शुरू में मैंने न्यूज़ एजेंसीज़ के अंदर काम किया। तो न्यूज़ एजेंसीज़ में काम का ये होता है कि आपको पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है, आपको जुडिशियल रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है, आपको पार्लियामेंट में भी जाना पड़ता है, और इकॉनमी की भी मुझे वहाँ से इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो ये भी एक हादसाती, मैं इसको कहूँगा, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैंने इकॉनमी की रिपोर्टिंग ही करनी है। लेकिन आपसे बेहतर तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा सहाफ़ी नहीं जिसे तमाम खबरों का भी पता हो और एनालिसिस भी वो कर सकता हो। तमाम मिनिस्ट्रीज की खबरों को आपने किया। मुझे बताते हुए बड़ी, यानी वो मेरे कंपटीशन में बड़ी तकलीफ भी होती है, लेकिन जो डिज़र्व करता है उसका नाम लेना चाहिए, वो शहबाज राना है। ही इज़ वेरी गुड। वो मेरे बाद आया है, लेकिन उसने बहुत तेज़ी के साथ जो है, बल्कि मैं ये इतराफ़ करते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बाज़ दफ़ा वो मुझे बीट भी करता है, बाज़ दफ़ा मैं भी करता हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा वो भी करता है। और सच ये है कि मैं अगर किसी को पाकिस्तान में अपना कंपटीटर समझता हूँ तो शहबाज राना। नहीं, ये तो आपका बड़ापन है, लेकिन आप अगर अपने काम को देखिए, और मैं आपके काम को 1997 से ही जानती हूँ, जितनी ख़बरें आपने रिकॉर्ड की और जितने मुश्किल इश्यूज़ पे आपने काम किया,
वो कंट्रोवर्शियल ख़बरें भी थी। डॉक्टर परवेज़ दायर की पावर्टी का नंबर से लेकर, और जितनी आप देखिए ये कोई आसान काम तो नहीं था। मुझे याद है, आपने मुझे याद करवा दिया। मुझे जब डॉक्टर साहब को अनसरमोनियसली वहाँ से किया गया, तो मुझे याद है कि उससे कुछ अर्सा पहले मैंने पावर्टी के फिगर्स पे स्टोरी की थी, और वो स्टोरी जो है वो उस वक्त के जो शौकत अजीज़ साहब हैं और मुशर्रफ साहब थे, उनको बड़ी चुभन हुई थी उससे। बिल्कुल। और उस चुभन का जो है मुझे बाज़ दफ़ा महसूस वैसे होता है, अल्लाह जानता है, मुझे नहीं पता उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। हालांकि डॉक्टर साहब को उसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो तपिश डॉक्टर साहब तक भी पहुंची। पहुंचे, बिल्कुल पहुंचे। तो देखिए, हम बाज़ दफ़ा काम कर रहे होते हैं इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट, पब्लिक वॉइस डॉग की हैसियत से, तो बाज़ दफ़ा हम जो स्टोरीज़ करते हैं उससे हमें तो शायद तपिश पहुंचती है, ऑफ कोर्स पहुंचती है, लेकिन और बहुत से लोगों तक भी वो चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। लेकिन वो मैं आपको बताऊँ, जर्नलिज्म इज़ हिस्ट्री रिटन इन हेस्ट। तो हम तो अपना काम किए जा रहे हैं, वक्त मेरे ख्याल में फ़ैसला करेगा, जो वक्त का फ़ैसला होगा वो ठीक होगा। अच्छा मेहताब, ये एक बताइए कि आपने इतने साल, 30 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, तो आपने कैसे देखा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉमर्स और एफबीआर के दरमियान रिलेशनशिप को? क्योंकि किसी भी इकॉनमी की ग्रिप जो है वो इन 3 मिनिस्ट्री से पता चलती है, और आपने माशाल्लाह से तीनों को कवर किया हुआ है। देखिए मैम, बुनियादी तौर पे आज से यानी कुछ अर्सा पहले तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, यानी आप ये देखें तो, और प्लानिंग में भी, और इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और एफबीआर में, एक या हम नए थे तो हमें ये महसूस होता था कि कुछ ना कुछ प्रोफेशनल्स मौजूद थे, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम इस मुल्क में, आप कहते तो रजाल कहें या मेरिटोक्रेसी का खून कहना कहें या क्या हुआ, कि वो लोग जो है वो या तो साइड लाइन होते गए, या एक और भी वजह मुझे लगती है। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये महसूस होता था कि जो एक बंदा एक दफ़ा आ जाए, उसको वो ग्रूमिंग करते हैं, उसको मुख्तलिफ़ जगहों पे भिजवाते हैं, उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देते हैं, और एक प्लान करते हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी के बाद उसको एडिशनल सेक्रेटरी, और एडिशनल सेक्रेटरी के बाद सेक्रेटरी के लेवल पर लाने के लिए उसकी ग्रूमिंग की जाती है। लेकिन पिछले 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये ख़त्म हो चुका है। अब बड़ी एडहॉक किस्म की अप्रोच है। आप जो डीएमजी, ऑफ कोर्स दे आर पावरफुल, तो उन्हीं के बंदे जो हैं वो अपने बंदे तो लगा लेते हैं, लेकिन प्रॉपर कोई ग्रूमिंग का जो उनका था वो मुझे जो है ना वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, कॉमर्स में भी इसी तरह से है। कॉमर्स में एक चीज़ जो है वो मैं समझता हूँ हुई है, और वो आप उस पर मुझे पता है बात भी आपने करनी है, कि उन्होंने एक नेशनल टैरिफ कमीशन जो है उसको पिछले चंद सालों में मुझे थोड़ा सा बेहतर होता हुआ महसूस हुआ, लेकिन अभी दोबारा से हम जो एडहॉक अप्रोच है उस पर दोबारा से जा चुके हैं, उस पर डिटेल में फिर बाद में बात करेंगे। अच्छा, जो एफबीआर है, एफबीआर मुझे आज भी महसूस होता है, और उस टाइम से भी मैं यही समझता था कि जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं वो अपनी जो पिक एंड चूज़ है उसके तहत लोगों को लेकर आते हैं, और फिर उनको उस अरसे के दौरान वो कोशिश करते हैं कि वो चलाया जाए। ये एक्सपीरियंस भी हुआ कि प्राइवेट सेक्टर से लोगों को लाया जाए, लेकिन वो भी कोई इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। और इन तीनों चारों मिनिस्ट्रीज़ के दरमियान जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है वो बड़ा एपेरेंट है, और बड़ा क्लियर है, और बड़ा वाज़ेह है। मसलन आप ये देखें ना, किसी ज़माने में जो इकनॉमिक पॉलिसी मेकिंग थी उसमें प्लानिंग कमीशन का बड़ा रोल हुआ करता था, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंटली आईएमएफ के पास जाना शुरू किया, तो वो रोल प्लानिंग का पीछे रहता गया, वो प्रोजेक्ट की अप्रूवल की तरफ आ गए, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही बेसिकली आईएमएफ के साथ मिल के इकनॉमिक पॉलिसी मेकिंग और ईसीसी के ज़रिए और एक्निक और बाकी चीज़ों के ज़रिए वो चीज़ों को चला रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पे एक तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, और फिर जो विद इन द मिनिस्ट्री जो कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत थी, उस पे मेरे ख्याल में ना तो प्रॉपर किसी ने सोचा और ना ही काम हुआ। ये वैसे इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को इस पे काम करना चाहिए था। मुझे याद है कि आज से 10-15 साल पहले तक मैंने देखा कि लोगों को लाया जाता था, एक्सटर्नल फाइनेंस में रखा जाता था, फिर उनको आईएमएफ में ट्रेनिंग के लिए भिजवाया जाता था,
और ये बताया जाता, फिर उनको प्रोविंसेस में भिजवाया जाता था ताकि वहाँ की पब्लिक फाइनेंस के बारे में भी उन्हें पता हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हो, और फिर उनको फाइनेंस में वापस लाया जाए। लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है। और इसी वजह से जो IMF और वर्ल्ड बैंक में भी हायर रैंक पे हमारे पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट आपको नज़र नहीं आते, पॉलिसी मेकर्स भी नज़र नहीं आते। ऐसे मैम इस बारे में तो आप मुझे बताएं, आपको ये नहीं लगता आज से 25-30 साल पहले बहुत से पाकिस्तानी थे जो वहाँ पे बड़े ही अच्छे उहदों पे जो थे? इन्फ्लुएंशियल थे और जिनकी एक से थी वहाँ पे। अच्छा, अब इंडियंस आपको ज़्यादा नज़र अब आते हैं। इंडियंस आते हैं और उन्होंने पूरी की पूरी अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर ली है। वैसे आपके, मुझे तो एक और बात लगती है, आपको पाकिस्तान में तमाम मिनिस्ट्रीज साइड लाइन में नहीं होती नज़र आती कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान में पिछले 25 साल में साइड लाइन हुए हैं, चाहे वो प्लानिंग कमीशन हो, इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, और कोई इस किस्म की हमारी है ही नहीं, और उसमें इकोनॉमिस्टों का रोल साइड लाइन हो गया है। वैसे मैम मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक तो यहाँ पे इंटरनली भी ये हुआ है, और अगर ये जो वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और IMF है, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे 2-3 मसाइल नज़र आते हैं। मुझे ये नज़र आता है कि एक तो हम वहाँ जाके अपने लोगों को नर्चर नहीं करते, हम अपने लोगों को प्रमोट नहीं करते। कुछ प्रॉब्लम है, हम पता नहीं, मुझे नहीं पता इसका क्या मसला है। कमज़ोर लोग जब किसी भी इदारे में बैठे होंगे तो वो अपने से नीचे कमज़ोर ही लोग रखेंगे। ये बिल्कुल तो आप ठीक है। और हमारे मसला ये हुआ है इन तमाम इदारों में कैपेसिटी का ड्रेन इसी तरह से हुआ कि कोई नर्चर नहीं कर सका नीचे रॉ मटेरियल को कि वो हमारे लेवल तक आते आते ग्रूम हो जाए। तो वो ग्रूमिंग कमी थी, नर्चरिंग की कमी थी। फिर हमारा क्लाउड इंटरनेशनली कमज़ोर हुआ, जिससे हमारे इकोनॉमिस्ट ग्रुप भी बहुत कमज़ोर हो गया। वैसे तो आज नवाब हैदर साहब की इंतकाल की खबर भी मिली, तो मुझे अब किधर हैं हमारे पास नवाब हैदर नकवी साहब जैसे लोग, बकारी साहब जैसे, जिन लोगों ने काम लिखा, जिनके ओरिजिनल आइडियाज़ थे, महबूबुल हक के, या परवेज़ ताहिर जैसा लिखने वाला भी अब हमारे पास इस किस्म के मौजूद नहीं हैं। तो ये हमारी कमज़ोरी सिस्टम में है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि तमाम इदारों के अंदर जो इकोनॉमिक्स ग्रुप था वो कमज़ोर। आप ये देखें ना मैम, जो इकोनॉमिस्ट ग्रुप की अगर विद इन द मिनिस्ट्री आप बात करें, तो इस टाइम मैं बड़े दावे के साथ ये बात कर सकता हूँ कि सबसे जो वीकेस्ट इस टाइम है, अगर आप प्लानिंग के हवाले से बात करें, तो वो इकोनॉमिस्ट ग्रुप है। और अभी आप देखें ना, मैं आपके इस प्रोग्राम में आप ही देखिएगा, अभी जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो फिर आप देख लेंगे कि वो क्या होगा, और मैं उसके बारे में मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। मुझे पता है कि कौन आ रहा है और क्या वहाँ पे चीज़ें चल रही है, चूँकि वो जो एडवर्टीजमेंट है वो रखी ही एक बंदे को लाने के लिए है, और वो कुछ अर्से में आप देखेंगे वो आ जाएंगे। और वो फिर आप चले, ये हम किसी और वक्त बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारा जो ज़्यादा आपसे समझने का ख्वाहिश है हमारी कि आप हमें नेशनल टैरिफ पॉलिसी के हवाले से कुछ बताइए कि ये कहाँ जा रही है, किस सिमत में है, और कैसे हमने इसे ठीक करना है। देखिए मैम, इस पर आने से पहले इकोनॉमिस्ट के हवाले से मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पे ये जो इंटरनली भी खासी ज़्यादा ग्रुपिंग मौजूद है, बहुत ज़्यादा। और अगर मुझ जैसा बंदा ये कंट्रोवर्शियल बात नहीं करेगा तो वो हक अदा नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ चुका है कि हम प्रोफेशनलिज्म पे बात करें, हम मेरिटोक्रेसी पे बात करें, और हम राइट मैन फॉर राइट जॉब के उस असूल पे वापस चले जाएं। बिल्कुल, अगर हमने सर्वाइवल की तरफ बढ़ना है, वरना ये लाहौर ग्रुप है, ये कराची ग्रुप है, ये इस्लामाबाद ग्रुप है, इससे एक पाकिस्तान ग्रुप बनाना पड़ेगा जो कि मेरिट के ऊपर बेस करता हो। तो मैं समझता हूँ कि इस पे जो है वो बात करनी बड़ी ज़रूरी थी। अच्छा, दूसरा जो आपने सवाल पूछा है, मैम देखें ना, मुझे तो नेशनल टैरिफ पॉलिसी का बुनियादी इस बजट के अंदर जो हाल हुआ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर आप डिस्कशन को आगे लेके जाना चाहें। आप ये देखें कि मुझे ये समझ नहीं आती कि इस टैरिफ पॉलिसी का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव तो ये होना चाहिए कि आप कम्पिटिटिवनेस लाएँ, एफिशिएंसी लाएँ अपने मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ लेकर जाए चीज़ों को। अभी आप ये देखें कि जो बजट की अप्रूवल के बाद जो SRO हुआ है,
30 तारीख को, उसमें आपने रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी को 2200 कुछ आइटम्स पे और 600 कुछ आइटम्स पे जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी और आरडी दोनों लगा दी, और उनको लग्जरी आइटम्स आप कहते हैं। तो मुझे तो ये समझ आ रहा है कि आपने एक IMF के प्रोग्राम के अंदर जाना है। उस IMF के प्रोग्राम के अंदर जाने के साथ साथ आपके 2 ऑब्जेक्टिव्स और हैं कि आपने अपनी इंपोर्ट्स को कर्टेल करना है और रेवेन्यूज़ को बढ़ाना है। तो वो दोनों ऑब्जेक्टिव इस टाइम मुझे जो टैरिफ का स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें कम्पिटिटिवनेस लाना, एफिशिएंसी लाना और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना बिल्कुल शामिल नहीं है, बल्कि इंपोर्ट्स को कर्टेल करना शामिल है। उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? हमारी इकॉनमी के अंदर इनएफिशिएंसीज मज़ीद बढ़ेंगी। ग्रोथ जो है ये 3.6%, कोई मैजिक ही इसको हासिल कर सकता है, वरना नहीं होगा। और ये ग्रोथ दोबारा से हम लो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ेंगे। तो मेहताब, इस पॉलिसी में आपने प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई की हैं कि ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा और प्रोटेक्शनिज़म और बढ़ेगा और इंपोर्ट्स को कर्टेल किया जाएगा। तो क्या वजह है कि हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, 2 कदम पीछे ले लेते हैं? हमने नेशनल टैरिफ पॉलिसी बनाई, उसके अंदर हमने रखा कि कास्केडिंग प्रिंसिपल होगा, कंपेटिटिवनेस होगा और हम टैरिफ पॉलिसी को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आज आप हमें फिर ख़बर दे रहे हैं कि रेवेन्यू फिर बढ़ाने के लिए हमने टैरिफ पॉलिसी को इस्तेमाल किया। तो ये हम आगे और पीछे का सफ़र कब तक जारी रखेंगे? ये तो मैम उसी तरह से आपको मैं कहूँगी जिस तरह से आप इकॉनमी के वो बूम एंड बस साइकिल से नहीं निकलते, यहाँ भी एक कदम आगे 2 कदम पीछे वाली इशू है। और बुनियादी मसला क्या है? जब तक हमारे मैक्रो इकनॉमिक फंडामेंटल्स ठीक नहीं होंगे तब तक ऐसे ही रहेगा। आप ये देखें कि हम मेरे ख्याल में 24वां IMF के प्रोग्राम में जाने की बात कर रहे हैं, 24 IMF के प्रोग्राम। और अभी भी आप ये देखेंगे ये जो इस टाइम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो सारे मांगे तांगे के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। आज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस पहले तो इसहाक डार साहब कहते थे कि हमारे पास प्लान बी है, तो ये तो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्लान बी है ही नहीं, जाना ही जाना है हमने। तो एक तरफ हमने IMF का प्रोग्राम को करना है, स्ट्राइक करना है, दूसरी तरफ हमने कोशिश करनी है कि किसी तरह से एक्सपोर्ट्स, तो चूँकि हमारे जहन में ये है कि एक्सपोर्ट्स इतनी जल्दी बढ़ नहीं सकती, चूँकि सिर्फ ये टैरिफ और कैस्केडिंग का इशू ही नहीं है। हमारे यहाँ पे आप नहीं देखेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस हैं ख़ासकर एनर्जी की, उनको अगर आप देखें तो वो इतनी ज़्यादा है कि हम मेरे ख्याल में वहाँ पे भी जाके शायद कम्पीट ना कर सके। इसके अलावा बाकी डोमेस्टिक टैक्सेस की तरफ भी अगर आप देखें, इस दफ़ा तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अनप्रेसिडेंटेड टैक्सेस लगे हैं। तो इस टाइम तो, और IMF के प्रोग्राम का मकसद क्या है? बिल्कुल सीधा सीधा मकसद है, उनकी प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल क्लियर है कि हमने यानी टाइट फिस्कल और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जाना है। उसका मतलब तो ये है कि हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को चोक करना है। तो वो मकसद है। और दूसरी तरफ ये है कि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कुछ IMF की मदद से ऊपर कर लें। ये तो 3 साल का जो प्रोग्राम है, ये मैं एक आसानी से आपके सामने प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा मुश्किल प्रोग्राम होगा। और अब इसमें से स्टीयर करके कैसे लेके जाना है। और एक मैं आपको बताऊँ, मुझे ये भी बात करनी चाहिए, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरी तरफ चाइना है। हमने इन दोनों के दरमियान में से निकल के जाना है। और ये जितनी CPEC पे बातें करते रहे, मैं बस दफ़ा मुझे हंसी आनी शुरू हो जाती है जब ये CPEC के बारे में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि हम CPEC के उस तरह से नहीं चला सकते जो हम बातें कर रहे हैं। तो यानी एक तरफ चाइना, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स, एक तरफ आपका ये टैरिफ पॉलिसी, दूसरी तरफ डोमेस्टिक टैक्सेस, एक तरफ एनर्जी की प्राइसेस, दूसरी तरफ आपकी इनएफिशिएंसीज, हर तरह की यानी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। तो इस टाइम ये बड़ा मुश्किल पैच है जिसके अंदर हम दाखिल हो रहे हैं। इसको स्टीयर करके कहाँ तक हम लेके जा सकते हैं, ये जो है मैं समझता हूँ कि ये आने वाले 2 से 3 साल वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे इंटरेस्टिंग लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट होंगे।
मेहताब, आपसे बेहतर कौन जानता है कि यूएसए के साथ हमें इसलिए अच्छे ताल्लुकात रखने हैं कि हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस उन्हीं के साथ है। सही है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अर्निंग हमारी वहाँ है, और चाइना के साथ हम इंपोर्ट्स की वजह सबसे बड़ा डेफिसिट उनके साथ है। उनके साथ है। तो इनके साथ हम दोस्ती निभाए बगैर दोनों पे हमारा रिलायंस मुख्तलिफ़ तरह से है, और इकनॉमिकली हम इनमें से किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो अभी तक हमारे इकनॉमिक मैनेजर्स ने ये आर्ट तो सीख ही लिया है कि कैसे हमने इंपोर्ट्स चाइना से बढ़ा दी है। एफटीए आपने देखा ही है जो उसका हाल है। तो आप क्या देखते हैं कि क्या वजह है कि हम फिर टैरिफ पॉलिसी क्यों बनाते हैं? जो सूरत हाल जिस तरह की आपने बताई कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव इतना क्लियर है कि हमने रेवेन्यू स्पिन करना है और साथ साथ हमने इंपोर्ट्स को कर्टेल करना है, तो इसमें फिर टैरिफ पॉलिसी जैसा हम काम करने की कोशिश क्यों करते हैं? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि टैरिफ पॉलिसी और टैरिफ बोर्ड जो है बड़ा इम्पोर्टेंट। उसकी वजह ये है कि अगर हमने अपनी इकॉनमी की कम्पिटिटिवनेस को अचीव करना है तो उसके लिए एक एक आइटम के ऊपर जाके हमें एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स और क्लियर थॉट आउट स्ट्रेटजी की ज़रूरत है बनानी। उस पर। इससे तो मैं इनकार नहीं करता कि एक एक आइटम, और आप देखेंगे टैरिफ लाइंस अगर 6,666 टैरिफ लाइंस हैं तो उनके आइटम्स की तादाद लाखों में होगी। तो अगर एक एक आइटम के ऊपर ये वेल थॉट आउट और वेल रिसर्च अपना काम करें तो इसकी अहमियत से तो इनकार नहीं किया जा सकता। इसका काम इस वजह से ज़रूरी है कि आज हम एक नी जर्क उसके अंदर हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस इकॉनमी ने इससे निकलना भी है। या कम से कम आपका प्लान तो होना चाहिए ना कि आप चलें जी, इस साल आपने कर लिया, अगले 2 साल के बाद आप जो कैस्केडिंग का प्रिंसिपल है उसके तहत आप अपने टैरिफ पॉलिसी को कहाँ लेके जाएंगे। इसलिए इनको तो काम बहुत ज़्यादा है और इनको काम करने की ज़रूरत भी है। और यही वो जो कोऑर्डिनेशन वाली बात हमने की थी, ये उस कोऑर्डिनेशन की तरफ बड़े प्रॉब्लम मुझे जो नज़र आती है वो ये है कि आप ये देखें कि आपने 2019 में जो है वो एक लेकर आए, आपने कहा कि हमारा ये 5 साल का ये प्लान है, हम इसके मुताबिक जो है वो चलेंगे। प्रॉब्लम ये हुआ कि आपने 2 साल उसके मुताबिक आगे कदम बढ़ाए, अब उसके बाद आप रिवर्स गेयर के अंदर है। बिल्कुल, दैट इज़ द प्रॉब्लम। और 2015 के बाद एक आपने अहम बात की कि इनका काम इन्वेस्टिगेटिव सबसे ज़्यादा है। अच्छा, लेकिन 2015 के बाद आप देखते हैं कि एनटीसी ने कोई ख़ास इन्वेस्टिगेटिव स्टडी नहीं की, ना एंटी एक्सपोर्ट बाइस पे, ना एंटी डंपिंग पे, ना उसके फाइंडिंग्स को शेयर किया, ना कोई उस पे बताया कि जी ये एफटीए चाइना का हमारी किस तरह से लोकल इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट कर रहा है और अगला हमने एफटीए नेगोशिएट करते वक्त क्या करना है। तो ये वाली चीज़ें क्यों एनटीसी नहीं करती? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप कर रही हैं। देखिए, हमारे जितने भी एफटीए हैं, पीटीए हैं, मैं ज़्यादा तौर पर ये समझता हूँ कि इन सब को एनालाइज करने की ज़रूरत है। और एफटीए या पीटीए करते हुए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वही रिसर्च और वही ये है कि आपने अपना स्पीड वर्क कितना किया हुआ है। अक्सर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम गलत नेगोशिएट करते हैं, गलत एस्टिमेट्स करते हैं और उसके ऊपर फिर जो कंसेशंस हमें नहीं देनी चाहिए वो दे देते हैं, जो नहीं लेनी चाहिए वो ले लेते हैं। वहीं से तो प्रॉब्लम शुरू होती है सारी। अगर हमने अपना काम ठीक तरह से किया होता तो आज जो चाइना के साथ हमारी सूरत हाल है शायद ये ना होती। अच्छा, फिर इन्होंने रिवाइज भी किया, लेकिन उस रिवीजन के अंदर भी मुझे एक्सपोर्ट्स के अंदर कोई बेहतरी होती हुई नज़र नहीं आई और इंपोर्ट्स भी उस हद तक कर्टेल होती हुई नज़र नहीं आई। इंडस्ट्रियल जोन बनाए गए थे और इनका ख्याल था कि जी फर्स्ट जनरेशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्री यहाँ आ जाएगी और सेटअप होगी, तो आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स नज़र आते हैं चाइना के, वो नहीं आ सकी इन्वेस्टमेंट, और हम वहीं के वहीं स्टक हुए हुए हैं। तो आप वे फॉरवर्ड हमें कुछ बताइए कि 1, 2, 3, 4 वो कौन से काम हुकूमत को करने चाहिए जिससे हम इस क्वैगमायर से निकल सकें और हम कुछ बेहतरी की तरफ जा सकें। मैम, मुझे एसईजी पे पहले बात कर रहे थे। देखिए, एसईजी जो है, जब सीपैक को इन्वेस्ट किया गया था तो हमने कोई 8 एसईजी बनाए, प्लान किए थे कि हमने बनाने हैं। ये बेसिकली 2014-15 में बिल्कुल वो जो है वो बातचीत शुरू हुई थी और हम चाहते ये थे कि 2017-18 तक उसमें कम से कम 4 एसईजीज
जो है वो आ जाए। मैं 2017 में गया चाइना, तो बीजिंग में इलेक्शन से चंद दिन पहले मैं वहाँ पे था, जून में। कोई 80,000 इंडस्ट्री सिर्फ बीजिंग में बंद हुई थी स्मॉग की वजह से। अगर उसमें से 5,000 भी पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती और वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में मदद देती तो शायद आज इकॉनमी की हालत बेहतर होती। अच्छा, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, आज मैं 2024 में बैठा हूँ। एक भी ऐसी चीज़ उसमें उनमें से फुली ऑपरेशनल नहीं है। अभी तो चाइनीज़ के जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, वो जो उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, अच्छा सिर्फ सिक्योरिटी के कंसर्न्स नहीं हैं, अभी तो ये भी कंसर्न्स हैं कि आपने जो उनके पैसे आईपीपीस में गारंटीज़ उनको दी हुई हैं, वो पैसे भी उसका सर्कुलर डेट जो है वो कोई तकरीबन 5-600 रुपए के लगभग खड़ा है। तो अभी सिर्फ सिक्योरिटी इशू नहीं है, उनके पैसों की रीपेमेंट जो है वो भी एक इशू है। अच्छा, अभी हम बातें कर रहे हैं जी, हम सेकंड फेज़ ऑफ सी पैक जो है वो स्टार्ट करेंगे, आई डोंट नो। और इससे पहले जो आप अंकल सैम और उसकी बात कर रही थी कि दरमियान में से हमने निकलना है, अल्लाह करे कि हम निकल जाएं, क्योंकि जो अमेरिका से एक और चीज़ हमने करवानी है, वो IMF का प्रोग्राम है। 17% से ज़्यादा एग्जेक्टिव बोर्ड में उनकी वेटेज है, और अगर EU को शामिल कर लें तो कोई 45-46% बन जाती है। तो उनकी आशीर्वाद के बगैर तो IMF का प्रोग्राम नहीं होगा। एक तरफ IMF का प्रोग्राम लेना है, दूसरी तरफ सी पैक की चीज़ें चलानी है। विजनरी लीडरशिप चाहिए जो इसको करके निकाल सके। ये बातें करनी आसान है, इसको निकालना या करना खासा मुश्किल है। अच्छा, जो करने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि अगर हमने IMF के प्रोग्राम में जाना है और ये तय है कि हमने ये प्रोग्राम हासिल करना है, अगर हम खर्चा कम नहीं करते, 13 ट्रिलियन का खर्चा रखते हैं और जिसमें से 8 ट्रिलियन डोमेस्टिक डेट हमें पेमेंट करनी है, तो फिर IMF के प्रोग्राम के बगैर गुजारा नहीं। या तो खर्चा कम कर लें, वो भी नहीं हमसे हो पा रहा। पाकिस्तान की एलीट जो है मैम, उसका IMF के बगैर गुजारा नहीं है। अभी सबको आदत पड़ गई है ना आसान रास्ते की। बिल्कुल। तो अगर उसी रास्ते पे चलना है, उसी रास्ते पे चलना है तो IMF लेना पड़ेगा। और अगर IMF लेना पड़ेगा तो ये टैरिफ की इस्लाहत पर टाइम बीइंग भूल जाए। आप उसके अरसे में ये कर सकते हैं कि उन चीज़ों को प्लान करें। फिर इंटरेस्ट रेट भी कम नहीं होगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स। हाँ जी, तो फिर आप स्टेबलाइजेशन पे होंगे, तो फिर ये आप ग्रोथ वाली मंत्रा तो ना लोगों को दें। अगले, मैं बाकी नहीं कह सकता 3 साल में क्या होगा, लेकिन मैं एक कह सकता हूँ, अगले साल का जो इस साल का जो टारगेट है वो 3.6% है। कोई मुआवजा हो जाए तो मैं नहीं कह सकता। 2% से ज़्यादा किसी सूरत में आप आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ की आप सिचुएशन पॉइंट पे हैं, आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ और सर्विसेज पे सारी रिलायंस है। इतनी महंगी एनर्जी की सूरत में और इतने टैक्सेस के बाद हमें तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में टर्न अराउंड हो जाएगा। नहीं होगा, ये ग्रेजुअली हमें करना पड़ेगा, और 1 से 1.5% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी अगले इस साल। तो ये तो और भी एक प्रिकेरियस सिचुएशन है जिसमें हम हैं। तो अब आप रास्ता आगे का बताइए। देखिए, मैं ये कहता कि एक तो IMF के प्रोग्राम में जाएं अगले 2 साल। आसान ये भी नहीं लगता कि IMF भी इतनी आसानी से इनको प्रोग्राम दे। वेरी डिफ़िकल्ट। अभी मैं आपको बताऊँ, बजट अप्रूव हो चुके हैं, अभी भी उनको नंबर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं है और वो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। वो क्वेश्चन ये रेज कर रहे हैं कि आप जो हमें एस्टिमेट्स बता रहे हैं, इनके दरमियान तो गैप है। क्योंकि हम क्या करते थे, हम ये करते हैं कि बेसिकली हम इन्फोर्समेंट पे और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स पे लेके जाते हैं। ठीक है। IMF इसको नहीं मान रहा। वो कहते हैं नहीं, इसके अगेंस्ट हमें आप बताएं, ये कॉन्क्रीट एक्शन बताएं। तो एक तो IMF का प्रोग्राम, एक तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्लान कभी भी नहीं हुआ किसी भी चीज़ का, चाहे वो नेशनल टैरिफ पॉलिसी ही हो। अब देखिए ना, पॉलिसी बन गई, उसका एक इम्प्लीमेंटेशन फेज और वो भी होना चाहिए था ना, वो नहीं था। तो उसकी वजह से वो फिर रिवर्स हो गई। अच्छा, एक तो मैं समझता हूँ कि IMF का प्रोग्राम अगर लेना है हमने, अगर हम अपने स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं तो IMF का प्रोग्राम लेना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद हमें अपनी ये जो टैरिफ की चीज़ें हैं, इनका कम से कम रिसर्च जो आपने बात की थी, ये FTA PTA के ऊपर रिसर्च करें। मैं तो FTA PTA से आगे जाकर ये जो जितनी टैरिफ लाइंस के इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं, उनके ऊपर इनका काम है रिसर्च करना। उसमें बताएं कि किस तरह से हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट कर सकते हैं,
और इनको कैसे कम्पिटिटिवनेस के ज़रिए हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जा सकते और कंज्यूमर जो कि मैं सबसे समझता ज़्यादा हूँ, पिसा हुआ है, जिसको इतनी महंगी या तो इम्पोर्टेड चीज़ें मिल रही हैं या वो नाकस लोकल चीज़ें लेने पे। अच्छा मैं आपको बताऊं, बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं ना कि आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें, मुझे इंडस्ट्रियल ग्रोथ से भी इतनी दिलचस्पी नहीं है, मुझे पाकिस्तान के कंज्यूमर से ज़्यादा दिलचस्पी। दिलचस्पी है। मैं तो कहता हूँ कि अपने खोले इर्द गिर्द जितने भी आपके नेबरिंग Borders कंट्रीज हैं, खोलें, खोलें, ट्रेड करें हम और उनके साथ लिंकेजेस डेवलप करें ताकि पाकिस्तान का जो कंज्यूमर है उसकी एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म हो। बिल्कुल ठीक कहा मेहताब, लेकिन ये कितना कैसे है, कैसे हम ट्रेड विद द नेबर्स और इन द रीजन कैसे? मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। आज से कोई 1 से 1.5 साल पहले पाकिस्तान के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन, वो उनसे मेरी मुलाकात हुई सही नाम। उन्होंने मुझे कहा कि यार मेहताब आप बहुत अच्छे, पहले उन्होंने मेरी तारीफ़ की। मैंने कहा सर मेरी तारीफ़ नहीं करें, मुझे ये बताएं कि आप के साथ इंटरव्यू कब हो। कहते हैं इंटरव्यू छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम पाक इंडिया ट्रेड के ऊपर क्यों नहीं लिखते। मैंने कहा सर पाक इंडिया ट्रेड के ऊपर जब कुछ हो ही नहीं रहा तो मैं क्या लिखूं। मैंने कहा एक हो सकता है आप इंटरव्यू दें मुझे, और दूसरी वो कहते हैं, और मैंने कहा दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान के असली मामे हैं उनसे कहें ना। तो कहती हैं ये जनरल बाजवा का टेन्योर था। उन्होंने मुझे कहा कि वो ही तो कह रहे हैं कि ज़रा लिखें। माहौल बनाएं। मैंने कहा जी माहौल बनाएं तो उससे पहले एक इंटरव्यू देना मुझे, आप लोग बात करें। और वो मैं ऐसे उनका मैं नाम, चूँकि मुझे इजाज़त नहीं उन्होंने दी, तो मैंने कहा जी आप जैसे लोग तो यानी ऑफ कोर्स आपको एक बड़ी मार्केट चाहिए और आप इंडिया का जो है वो आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सर मसला ये है कि क्या हम compete कर सकते हैं। उन्होंने कहा हम बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर टाइम बीइंग तो हमें थोड़ा सा लॉस होगा, लेकिन आफ्टर 3 to 5 ईयर्स हमारे जो यहाँ के लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और एक्सपोर्टर्स हैं, उनको फ़ायदा भी हो सकता है। तो मैंने कहा जी आप एक तो मुझे इंटरव्यू दें और दूसरा उनसे कहें ना कि वो ओपनली इसके बारे में बात करें। तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं, 1.5 साल पहले की बात है, और पाकिस्तान में भी ये इलेक्शंस के बाद शायद सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो। तो मैं समझता हूँ चाइना ने ट्रेड इंडिया के साथ करनी है ना, अभी भी उनका एक ट्रेड का अच्छा, चाइनीज़ आर इन सरप्लस जब ट्रेड इंडिया के साथ करें, तो जब वो कर सकते हैं तो हमें क्या मसला है। देखिए हमें एक तो जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको अगर हम रखें एक साइड पे, तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर चाइनीज़ अपनी इंडस्ट्रीज़ को सिक्योरिटी कंसर्न्स हम ख़त्म कर दें और रीलोकेट कर दें, तो वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड ये होंगे कि हम ये माल बना के बेचेंगे कहाँ पे। लोकल मार्केट में तो शायद बेचें, लेकिन वो इंटरेस्टेड होंगे जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वहाँ तक हम अपने बॉर्डर्स को खोलें और उन्हें लेकर जाने की इजाज़त दें। तो मैं समझता हूँ यही वो लिंकेजेस हैं जो हमें पूरे रीजन के अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊँ ये एड का ज़माना अब ख़त्म हो रहा है, वो तो है ही नहीं, अब तो अब ट्रेड पे हम जाना चाहिए और ट्रेड से भी आगे अब तो जाने की ज़रूरत है। और हम दोबारा बजट स्पीच में सुनते हैं कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जाएंगे, अब ये इतनी पुरानी बातें हम नहीं कर सकते। बिल्कुल, अब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। हाँ जी। तो अब एक आखिर में एक सवाल आप ये बताइए कि हमारी इकोनॉमिक कॉरेस्पॉन्डेंस इतनी बेहतर क्यों नहीं हो सकी, सहाफ़ी रेल इश्यूज़ क्यों नहीं उठा पाते। आपकी बात नहीं हो रही, शहबाज राना की बात नहीं हो रही, लेकिन जब हम देखते हैं कि ये जो रेल इश्यूज़ उठाए जाने चाहिए, टैरिफ के, मिनिस्ट्रीज़ के दरमियान कोऑर्डिनेशन के, कैपेसिटी के, जिन पे आपने बात की है, तो इन पे क्यों रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही और इन पे क्यों नहीं बात हो रही। मैम एक तो मैं आपको सही बात बताऊँ, हम जहाँ पे ये मैं बात कर रहा था ना ब्यूरोक्रेट्स की कैपेसिटी का इशू है, बड़ा सीरियस इशू हमारे तरफ भी है। और दूसरा मैं आपको बताऊँ, इस टाइम जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन गैदरिंग आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितना मुश्किल काम हो चुका है। मैं पिछले दिनों एक जगह पे गया मिनिस्ट्री में, तो आप यकीन करें कि वो मेरे दोस्त थे अल्लाह के। उन्होंने मुझे कहा जी आप मेहरबानी करके ना आए, चूँकि आप जाएंगे तो पीछे कोई इंटेलिजेंस वाले आ जाएंगे। और मैं देखिए मैं लोगों को ये नहीं कहता कि हम ये नहीं चाहता कि लोगों के कैरियर के अंदर हमारी वजह से प्रॉब्लम हो, तो मुझे खुद भी बड़ा बुरा महसूस हुआ। लेकिन आप ये देखें कि
हम वो जो इंफॉर्मेशन है वो किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, ये भी देख लें कि हम अपने फ़ायदे के लिए तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। अगर हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं अपने आप को और अपनी सारी चीज़ों को आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन अगर हम पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं, तो पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पे अब एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ आपको। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कोई स्पोक्समैन नहीं है। मैं इन मिनिस्टर्स को कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि भाई अल्लाह का वास्ता है, अपनी मिनिस्ट्री का कोई स्पोक्समैन लगा दें। अच्छा, गिला करेंगे आपने एक तरफा स्टोरी कर दी, भाई आप अपना स्पोक्समैन तो कम से कम लगा देना, हम स्टोरीज़ को किस तरह से बैलेंस करें। और इंफॉर्मेशन गैदरिंग इतना मुश्किल हो चुकी है कि मुझे 27 या 30 साल हो चुके हैं, इतनी मुश्किल कभी भी नहीं थी। अच्छा, क्राइसिस है, क्राइसिस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाकई प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपका कोई ना कोई रोड मैप तो होना चाहिए ना। जैसे इकॉनमी का कोई रोड मैप है, तो आपकी कम्युनिकेशन का भी कोई रोड मैप होना चाहिए। आप अपनी स्टोरीज़ को बैलेंस क्यों नहीं करवाते? मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास ये स्टोरी अपना व्यू पॉइंट दे दे, आप व्यू पॉइंट नहीं देते, मेरे एडिटर को गिला करना शुरू कर देते हैं, तो ये तो तरीका नहीं है। तो हमें नहीं, पहले तो आपने मिनिस्ट्रीज में ये भी देखा था कि रिबटल लिखने के लिए भी कहा जाता था, अब वो भी ख़त्म हो गया, करते ही कोई अब कुछ, अब वो परवाह भी नहीं करते। मुझे नहीं, मैं आपको बताऊं, वो कोशिश उनकी होती है कि ना छपे, यानी अब कोशिश इस तरफ है कि ये स्टोरी ना हो, छप जाए तो फिर उसके बाद ठीक है, फिर यानी वो। अच्छा, रिबटल जो है बड़े इंपॉर्टेंट थे। रिबटल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं चाहता हूँ कि हम अल्टीमेट ना हो, कोई हमें कंटेस्ट कर रहा हो और हम उसका जवाब दें। मैं अपने एडिटर को भी कहता था कि आप रिबटल छापें, सिर्फ एक गुजारिश है, रिबटल छापने से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जरूर छाप दें। बिल्कुल ठीक, ताकि एक रीडर जो है ना उस तक सही वो बेहतर जज कर सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मेहताब, आपका एंजॉय किया आपसे, मैंने मैं बोला ज़्यादा, वो बोलना आपको ज़्यादा। नहीं, आप ही नहीं था बोलना, आज आपकी बारी थी कि आप ज़्यादा बोलें और हम आपसे सीखें, और बहुत शुक्रिया। आप मेरी टीचर है, ऐसा नहीं। नहीं, कैंडिड डिस्कशन की, बड़े खुल के आपने दिल से बात की। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आज का वीलॉग आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, और मेहताब की बहुत सारी बातों से आपको नेशनल टैरिफ कमीशन और हमारी मिनिस्ट्रीज़ में होने वाले मामलात के बारे में आगाही होगी, और आप हमें अपनी राय के बारे में बताते रहेंगे। शुक्रिया।